डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है सिक्योरिटी काउंसिल में? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कैन नॉट टेक एनी रियल और इन्फोर्सेबल डिसीजन। सिक्योरिटी काउंसिल में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है? क्या आपके दरवाजे पर यूपीएससी चेयरमैन करे नॉक नॉक, मे आई कम इन, व्हाई डोंट यू कम एंड ज्वाइन आईएएस? वीटो पावर रिलेटेड इशू। वीटो पावर क्या है? वीटो पावर है तो हम लोग डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल क्या बेनिफिट मिलता है अगर एक कंट्री सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाए तो? सिक्योरिटी काउंसिल के क्या क्या फंक्शन होते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन कैसा है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है सिक्योरिटी काउंसिल में? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है सिक्योरिटी काउंसिल में? और प्लस सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर इश्यूज क्या क्या है रिफॉर्म से रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी काउंसिल, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मेंबरशिप। फाइनली इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स को लेकर, और इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड क्या होगा? इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर? तो आइए एक के बाद एक देखते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के बेनिफिट्स क्या है? अगर कोई कंट्री सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? बेनिफिट्स देख लो। पहला बेनिफिट मिलेगा कि उसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ग्रेट पावर स्टेटस मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। वो अगर सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन गया है तो उसको ग्रेट पावर स्टेटस मिल जाएगा। आप पूछेंगे सर ग्रेट पावर स्टेटस क्या होता है? तो एक सुपर पावर होते हैं और सुपर पावर के बाद जो कंट्रीज की कैटेगरी होती है, जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज होते हैं सुपर पावर के बाद, उनको कहा जाता है ग्रेट पावर। जैसे आज के डेट में ग्रेट पावर कौन कौन है? तो आज के डेट में ग्रेट पावर है ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब ग्रेट पावर की कैटेगरी में आते हैं। रशिया, ये सब ग्रेट पावर की कैटेगरी में है। आप बोलेंगे चाइना, चाइना को मैं एग्जैक्टली सुपर पावर नहीं कहूंगा लेकिन एग्जैक्टली ग्रेट पावर भी नहीं कहूंगा। चाइना सुपर पावर और ग्रेट पावर के बीच में है कहीं, हालांकि कोई कैटेगरी हमारे पास ऐसी है नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच में है चाइना। चाइना फ्रांस और ब्रिटेन से ऊपर है लेकिन अमेरिका से नीचे है। ग्रेट पावर के बाद कैटेगरी आती है मिडिल पावर की। हिंदुस्तान कहाँ है? हिंदुस्तान को मैं एग्जैक्टली मिडिल पावर भी नहीं बोलूंगा और हिंदुस्तान को मैं ग्रेट पावर भी नहीं बोलूंगा। हिंदुस्तान को कहीं मैं कहूंगा मिडिल पावर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स ग्रेट पावर, इन द अपर बैंड ऑफ मिडिल पावर transitioning towards great power. I won't call India as great power yet. I won't call China as super power yet. न ही चाइना सुपर पावर है, न ही इंडिया ग्रेट पावर है। तो ऑटोमेटिकली किसी कंट्री को ग्रेट पावर स्टेटस मिल जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और वो कंट्री अपने एक्सटर्नल सिचुएशन को अपने फायदे के हिसाब से अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर सकती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट किया जा सकता है अपने फायदे के हिसाब से। मैनिपुलेशन ऑफ इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दूसरा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अगर कोई कंट्री यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर है तो परमानेंट मेंबर होने के कंडीशन में एक तो उसको ग्रेट पावर का स्टेटस मिल जाएगा, वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट इजीली कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होता तो इंडिया कश्मीर रिलेटेड मैटर पर अपने नेशनल इंटरेस्ट को बड़ी आसानी से प्रोटेक्ट कर सकता था, लेकिन अभी इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है और इसीलिए इंडिया अपने इंटरेस्ट को आसानी से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। सो प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अपने बेनिफिट के हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है, और आप सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर मिलते हैं
इससे एक ग्रेट पावर स्टेटस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका फंक्शन होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना। आप कहेंगे कि सर रूल ऑफ लॉ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या है? तो रूल ऑफ लॉ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यह है कि कोई बड़ी कंट्री किसी छोटी कंट्री को कैप्चर ना कर ले, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। अगर इस लिहाज से हम चलेंगे कि बड़ी कंट्री छोटी कंट्री को कैप्चर करे तो हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो बड़ी कंट्री को इस लॉजिक से छोटी कंट्री को कैप्चर कर लेना चाहिए। तो यहां पर कोई मत्स्य न्याय का प्रिंसिपल तो चल नहीं रहा है। मत्स्य न्याय समझ रहे हो ना? हर बड़ी मछली, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपको पढ़ाऊंगा, हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ऐसा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं है। अदरवाइज हम फिर से मेडाइवल वर्ल्ड में चले जाएंगे जहां कोई किसी पर अटैक करके उसकी टेरिटरी को कैप्चर कर लेता था। अभी यहां क्या है कि इसका पहला फंक्शन है टू एस्टैब्लिश rule of law in international politics. Point number 1. So first function is to establish rule of law in international politics. इसका दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन है कि किसी मेंबर को इंडक्ट करना यूनाइटेड नेशंस में, इंडक्शन ऑफ अ मेंबर एंड एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर। इंडक्ट करना और एक्सपेल करना, एक्सपल्शन ऑफ मेंबर, ये दोनों ही काम सिक्योरिटी काउंसिल का हो सकता है। इंडक्शन ऑफ मेंबर एंड एक्सपल्शन ऑफ मेंबर्स। तीसरा, सेक्रेटरी जनरल के अपॉइंटमेंट में सिक्योरिटी काउंसिल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इनफैक्ट सेक्रेटरी जनरल का अपॉइंटमेंट बिना सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के सपोर्ट से नहीं हो सकता है। तो सेक्रेटरी जनरल के अपॉइंटमेंट में ये बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मान लिया कोई कंट्री किसी छोटी कंट्री पर अटैक करके उसको कैप्चर कर ले, तो सिक्योरिटी काउंसिल इस अन्याय को दूर करने का काम करता है। अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहीं पर इनजस्टिस हो रहा है तो उस इनजस्टिस को दूर करने में बड़ा रोल प्ले करता है सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ व्हाट अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? कौन लोग हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, कौन कंट्रीज हैं? तो एक मूवी आई थी अरशद वारसी की, जिसमें लॉयर बना है अरशद वारसी, और अरशद वारसी कह रहा है ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं ये लोग। तो उसी तरीके से है कि सिक्योरिटी काउंसिल में ये कौन लोग हैं, कौन कंट्रीज हैं और ये मेंबर कहां से आई हैं। तो ये ट्रेडिशनल ग्रेट पावर रहे हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। एंड देयर आर 2 सेट ऑफ मेंबर्स अंडर सिक्योरिटी काउंसिल। वो 2 सेट ऑफ मेंबर्स कौन कौन है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में? तो पहले फर्स्ट सेट ऑफ मेंबर्स अंडर सिक्योरिटी काउंसिल, अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, सो देयर आर 2 सेट ऑफ मेंबर्स अंडर सिक्योरिटी काउंसिल। फर्स्ट सेट ऑफ मेंबर इज परमानेंट मेंबर्स, सेकेंड सेट ऑफ मेंबर इज नॉन परमानेंट मेंबर्स। फर्स्ट वन इज परमानेंट मेंबर, second one is non-permanent members. So there are 5 permanent members, and those permanent members are USA, China, UK, France and Russia, and there are 10 non-permanent members. लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा that originally there were only 6 non-permanent members. इस बात को ध्यान में रखना है। Originally, only 6 non-permanent members were there, and number of this 6 non-permanent member was extended to 10 in 1965. 1965 में UN चार्टर में रिफॉर्म हुआ था। उसके बाद नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर was increased to 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। 6 से बढ़ा करके और 10 कर दिया गया नॉन परमानेंट मेंबर्स को 1965 में। 1965 से पहले तक
केवल 6 परमानेंट मेंबर हुआ करते थे। 1965 में ये 6 परमानेंट मेंबर को बढ़ा करके 10 परमानेंट मेंबर कर दिया गया। समझ गए? तीसरा, तो यह है कॉम्पोजिशन। अब बात यह आती है कि सिक्योरिटी काउंसिल में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग किया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में। तो सिक्योरिटी काउंसिल में 2 तरह के मेनली डिसीजन लिए जाते हैं। पहला, डिसीजन, 2 तरह के डिसीजन होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में जो सिक्योरिटी काउंसिल लेती है। प्रोसीजरल डिसीजन और दूसरा सब्सटेंटिव डिसीजन। प्रोसीजरल डिसीजन और दूसरा सब्सटेंटिव डिसीजन। प्रोसीजरल डिसीजन और सब्सटेंटिव डिसीजन। क्या है प्रोसीजरल डिसीजन? प्रोसीजरल डिसीजन बोलते हैं जो केवल प्रोसीजर से रिलेटेड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं है, ये सिक्योरिटी काउंसिल के प्रोसीजर से रिलेटेड डिसीजन है। इसमें किस तरह की मेजॉरिटी चाहिए होती है? इसमें मेजॉरिटी चाहिए होती है एनी 9 मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। एनी 9 मेंबर्स मतलब आउट ऑफ 15 एनी 9 मेंबर्स अगर चाहें तो प्रोसीजरल डिसीजन ले सकते हैं। सब्सटेंटिव डिसीजन किस डिसीजन को बोलते हैं? सब्सटेंटिव डिसीजन को बोलते हैं रियल और इन्फोर्सिबल डिसीजन। सब्सटेंटिव डिसीजन को बोलते हैं रियल और इन्फोर्सिबल डिसीजन, मतलब वास्तविक डिसीजन यही होता है, रियल और इन्फोर्सिबल। इन्फोर्सिबल मतलब जो डिसीजन लिया जा रहा है, क्या तुम उस डिसीजन को इन्फोर्स कर पा रहे हो? और ये असली डिसीजन होता है जिसकी वजह से कंट्री सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहती है। प्रोसीजरल से क्या करना है? मान लिया प्रोसीजर ढंग से फॉलो हुआ है कि नहीं, ये डिसीजन लेकर के हमारा क्या फायदा हो जाएगा अगर इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने? तो असली फायदा होगा जब तुम परमानेंट मेंबर बनते हो तो सब्सटेंटिव डिसीजन जब तुम लोगे, रियल और इन्फोर्सिबल डिसीजन, जिसका सही में इंपैक्ट होगा। क्या इंपैक्ट होगा अभी बताता हूं। अगर कोई भी रियल और इन्फोर्सिबल डिसीजन लेना है तो उसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेजॉरिटी चाहिए वो चाहिए P5 प्लस एनी 4, P5 प्लस एनी 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब 5 मेंबर कंट्रीज प्लस एनी 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंटिव डिसीजन। इसी तरीके से लिया जाता है, मतलब कोई भी डिसीजन अगर वो वास्तविकता में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से समझो, अगर कोई भी ऐसा डिसीजन है जिसका सही में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर कोई इंपैक्ट होना है तो उसको सब्सटेंटिव डिसीजन बोलेंगे। सब्सटेंटिव डिसीजन के लिए P5 का कंसेंट जरूरी है। आप कहेंगे सर क्या P5 के कंसेंट के बिना सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के? नहीं लिए जा सकते हैं। रूल ये कहता है कि P5 प्लस एनी 4 नॉन परमानेंट मेंबर, मतलब P5 का कंसेंट बेसिकली जरूरी है। अब आप यहां पर मेरे को ये बात बोल सकते हो कि सर अगर कंफ्यूजन हो किसी डिसीजन को लेके कि वो प्रोसीजरल है या सब्सटेंटिव है, अगर कंफ्यूजन हो कि प्रोसीजरल है या सब्सटेंटिव है, तो इस तरीके से तो नॉन परमानेंट मेंबर का अपर हैंड हो जाएगा। वो किसी भी डिसीजन को बोलेंगे कि ये प्रोसीजर से रिलेटेड है और खुद ही आपस में मिला करके और उसको पास कर देंगे। तो इसलिए ये रूल है कि जहां पर भी कंफ्यूजन होगा कि ये डिसीजन कौन सा डिसीजन है, प्रोसीजर से रिलेटेड है या असली डिसीजन है, सब्सटेंटिव डिसीजन है, वहां पर यही वाला रूल अप्लाई होगा, P5 प्लस एनी 4। मतलब बेसिकली बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कैन नॉट टेक एनी प्रोसीजरल डिसीजन, UN Security Council cannot take any real or enforceable decision without the prior consent of permanent 5 members of Security Council. Security Council के permanent 5 member के decision के बिना कोई भी important decision यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं ले सकती है। ये कंडीशन है उसके सामने। यहां तक सारे बच्चों को सारे पॉइंट क्लियर हैं? इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप की का ऑफर आया था, थोड़ा ये भी जान लो, तुम लोग पता होना चाहिए।
सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप की ऑफर हमारे पास आई थी जब 1949 में चाइना कम्युनिस्ट कंट्री बन गया था, क्योंकि चाइना के रिलेशन ना अमेरिका के साथ अच्छे थे, ना चाइना का रिलेशन सोवियत यूनियन के साथ अच्छा था। दो बोथ वर कम्युनिस्ट कंट्री, लेकिन उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, उनके आपसी डिस्प्यूट बहुत ज्यादा थे। ये बात है 1949 की, व्हेन चाइना बिकेम अ कम्युनिस्ट कंट्री। उसके बाद अमेरिका ने यह सोचा कि दो कम्युनिस्ट कंट्री हो जाएंगी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो किसी को तो देना था रिप्रेजेंटेशन। एशिया में इंडिया से बड़ा कोई हो नहीं सकता था कंट्री, इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी हिंदुस्तान की। तो अमेरिका ने कहा कि इंडिया को ऑफर किया कि आप सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बन जाइए। अमेरिका ने हाथ जोड़ के कहा कि आप आइए और सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बन जाइए। इंडिया ने कहा कि नहीं, ये जस्टिस का सवाल है और मैं चाइना जो कि मेरा भाई है, पड़ोसी है, उसके साथ गलत नहीं होने दूंगा। 1956 में सोवियत यूनियन को, पीक ऑफ कोल्ड वॉर में, सोवियत यूनियन को अमेरिका ने कन्विंस किया कि तुम इंडिया को कन्विंस करो कि इंडिया क्यों नहीं सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाता है। सोवियत प्रीमियर बुल्गानिन ने हिंदुस्तान विजिट किया। यह शशि थरूर ने अपनी बुक में लिखा है। सोवियत प्रीमियर बुल्गानिन ने हिंदुस्तान विजिट किया और बुल्गानिन ने इंडिया से कहा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, कि आप क्यों नहीं सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन जाते हैं। अमेरिका भी चाहता है कि आप मेंबर बन जाए, हम भी चाहते हैं कि आप मेंबर बन जाइए। इंडिया ने कहा कि चाइना हमारा भाई है और मैं उसके साथ गलत नहीं करूंगा। खैर 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ। वॉर में हिंदुस्तान को धोखा मिला, वॉर में हिंदुस्तान को धोखे के साथ साथ हार भी मिली। 1963 में विजया लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीट अटेंड करने गई। सितंबर में हर साल में मीट होता है, 15 सितंबर के आसपास। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप क्यों नहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप आप लोग ले लेते हैं, चाइना ने तो आपके साथ बहुत बुरा किया है, उसने आपको धोखा भी दिया और चाइना ने आपके ऊपर अटैक भी कर दिया। विजया लक्ष्मी पंडित ने कहा कि ये क्वेश्चन वॉर में हारने और जीतने का नहीं है, ये क्वेश्चन जस्टिस और इनजस्टिस का है और हम चाइना के साथ गलत नहीं होने देंगे। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद हिंदुस्तान को कभी किसी ने ऑफर नहीं किया सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप का। समझ रहे हो मेरी बात? और ये उसी तरीके से है कि आपके दरवाजे पर यूपीएससी चेयरमैन करे नॉक नॉक, मे आई कम इन, व्हाई डोंट यू कम एंड ज्वाइन आईएएस, वी विल बी ग्रेटफुल टू यू। और तुम कहते हो कि नहीं, मैं प्रीलिम्स देकर मारूंगा, मैं असली तरीके से बनूंगा आईएएस ऑफिसर, प्रीलिम्स दूंगा, मेंस दूंगा, इंटरव्यू दूंगा, और उसका तुम्हारा कभी प्रीलिम्स होता ही नहीं है। समझ रहे हो? ये इसी तरीके से है कि मान लिया किसी बच्चे के पास यूपीएससी चेयरमैन जाए कि तुम आईएएस बन जाओ, और वो बच्चा कहे कि नहीं, मैं पहले प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू दूंगा, और उस बच्चे का कभी प्रीलिम्स हो ही नहीं, और फिर वो जिंदगी भर अफसोस करता रहे। हिंदुस्तान के साथ यही कंडीशन था। हिंदुस्तान को अमेरिका और रशिया, अमेरिका और यूएसएसआर दोनों रिक्वेस्ट कर रहे थे हाथ जोड़ के कि सर आप आइए और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ज्वाइन कीजिए। हिंदुस्तान ने मना कर दिया। समझ रहे हो? ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी भूलों में से एक है जो हिंदुस्तान ने किया है, और भी भूल हिंदुस्तान ने किया है, लेकिन ये मैं सबसे बड़ी भूलों में से एक मानता हूं। यहां तक सबको पॉइंट क्लियर है? तो आगे क्या है? आगे बेटे ये है कि यूएनएससी रिलेटेड रिफॉर्म्स में कौन कौन से इश्यूज है। यूएनएससी रिफॉर्म्स इश्यूज क्या क्या है? पहला इशू यूएनएससी रिलेटेड रिफॉर्म में, इशू नंबर 1 मेंबरशिप रिलेटेड इशू, और दूसरा इशू वीटो पावर रिलेटेड इशू। पहला इशू मेंबरशिप रिलेटेड इशू, दूसरा इशू वीटो पावर रिलेटेड इशू। मेंबरशिप रिलेटेड इशू क्या है? मेंबरशिप रिलेटेड इशू यह है कि 1945 में यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्टेंस में आया था। तो यूएन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1945, और उसके बाद से अब तक यूएन में कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है। उसके बाद से कोई मेंबर यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबर अब तक ऐड नहीं हुआ है। जो 5 परमानेंट मेंबर 1945 में चुने गए थे, 5 परमानेंट मेंबर्स, वही 5 आज तक परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल।
सोच के देखो, 1945 में यूएन एग्जिस्टेंस में आया था। उस समय वर्ल्ड का डायनेमिक्स डिफरेंट था। जो 5 कंट्रीज 1945 में मेंबर बनी थी, वही 5 कंट्रीज आज 2025 आने वाला है, आज तक वही कंट्रीज मेंबर है। बीच में वर्ल्ड बदल चुका है, 75 ईयर्स से ज्यादा हो चुका है यूएन के एग्जिस्टेंस में आए हुए, सिक्योरिटी काउंसिल के एग्जिस्टेंस में आए हुए। वर्ल्ड का डायनेमिक्स चेंज हो चुका है। नई नई कंट्रीज ने, इंडिया, जापान, जर्मनी जैसी कंट्रीज ने ज्यादा क्रेडेंशियल्स अचीव कर लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी इसमें से कोई भी कंट्री यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर नहीं बन पाई। तो पहला तो है कि भाई मेंबरशिप रिलेटेड रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के एग्जिस्टेंस में आए हुए 75 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं, मोर देन 75 ईयर्स हो चुके हैं। अभी समय आ गया है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म किया जाए। अब अगर रिफॉर्म नहीं होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो कब रिफॉर्म होगा ये बताओ। अगर आज रिफॉर्म नहीं होगा तो कब रिफॉर्म होगा? तुम अभी रिफॉर्म नहीं करोगे तो कब रिफॉर्म करोगे? ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। इस 75 ईयर्स के साथ आज तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म नहीं हो पाया है। आज तक नई कंट्रीज को उसमें ऐड नहीं किया गया है। एशिया से केवल एक कंट्री है। अगर आप कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, तो एशिया से केवल चाइना है। इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, लेकिन केवल चाइना है। अफ्रीका से कोई कंट्री नहीं है, नील। अफ्रीका से नो कंट्री, नील। लैटिन अमेरिका से नो कंट्री, नील। यूरोप से 2 कंट्री, यूरोप से यूके और फ्रांस। अब मुद्दा यह है कि वर्ल्ड आज के डेट में बदल चुका है। अफ्रीका से भी एक मेंबर होने चाहिए, लैटिन अमेरिका से भी एक मेंबर होने चाहिए, और एशिया से भी मेंबर की संख्या बढ़नी चाहिए। और फिर बात यह उठता है कि अगर यूरोप से यूके और फ्रांस है तो जर्मनी क्यों नहीं? समझ रहे हो? यूके, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, जर्मनी क्यों नहीं? अगर यहां पर चाइना है तो जापान क्यों नहीं? दूसरा, अगर चाइना है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं? दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान जैसी, और ऊपर से हिंदुस्तान डेमोक्रेसी है, चाइना डेमोक्रेसी है। कैसे नहीं हिंदुस्तान को तुम मेंबर बनाओगे? कैसे नहीं जापान को मेंबर बनाओगे? कैसे नहीं जर्मनी को मेंबर बनाओगे? और कैसे नहीं अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से एक एक कंट्री को उसमें इंक्लूड करोगे? आज 75 ईयर्स को होने को आए, इनफैक्ट हो चुके हैं, लेकिन आज तक सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चेंज नहीं हो पाई है। समझ रहे हो मेरी बात? इनफैक्ट 1945 से अब तक ले तो 78 ईयर्स हो गया है, 78 ईयर चल रहा है, लेकिन अभी तक रिफॉर्म नहीं हो पाया है। देयर लाइज द प्रॉब्लम। ये है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रॉब्लम। इसीलिए सिक्योरिटी काउंसिल को अगर तुमने ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, मेंबरशिप को ज्यादा इंक्लूसिव बनाना है, तो तुम्हें सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन चाहिए। यू नीड टू एक्सपैंड सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड किए बिना नहीं हो सकता है चेंज। समझ रहे हो मेरी बात? सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड किए बिना इसको ज़्यादा इंक्लूसिव नहीं बनाया जा सकता है, इसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया जा सकता है, इसको ज़्यादा लेजिटिमेट नहीं बनाया जा सकता है। दैट इज वाई यू नीड सिक्योरिटी काउंसिल। यू नीड रिफॉर्म्स एट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। दैट इज हाउ द होल थिंग वर्क्स। समझ रहे हो मेरी बात? अब दूसरा इशू है वीटो पावर रिलेटेड इशू। वीटो पावर क्या है? वीटो पावर है ऐसा प्रपोजल जिससे तुम, ऐसी पावर जिससे तुम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी भी प्रपोजल को शूट डाउन कर सकते हो। तुम्हारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई भी प्रपोजल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद सिक्योरिटी काउंसिल रशिया के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाया। क्यों? बिकॉज रशिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ऑब्वियस सी बात है, परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, रिस्पेक्ट तो तुमने देना ही पड़ेगा। वो किसी भी प्रपोजल को शूट डाउन कर सकता है। रशिया के अगेंस्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई प्रपोजल लेकर नहीं आ सकती है। दैट इज हाउ द होल थिंग वर्क्स। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए वीटो पावर में भी रिफॉर्म की आवश्यकता है। तो कुछ रिफॉर्म प्रपोजल वीटो पावर से रिलेटेड दिए गए।
वो रिफॉर्म प्रपोजल क्या है वीटो पावर से रिलेटेड? पहला रिफॉर्म प्रपोजल दिया गया है वीटो पावर से रिलेटेड कि नए मेंबर को कोई वीटो पावर ना दो। अब बात यह है कि नए मेंबर को वीटो पावर ना दिया जाए, वो तो ठीक है, लेकिन बिना वीटो के नया मेंबर वैसे ही होगा जैसे कि सर्कस में पिंजरे में बंद शेर। नो वीटो पावर टू न्यू मेंबर, ये पहला रिफॉर्म प्रपोजल है टू न्यू मेंबर्स, अगर कोई सिक्योरिटी काउंसिल में ऐड होते हैं तो। दूसरा, सिक्योरिटी काउंसिल बात बात पर सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर वीटो करते रहे हैं। पहले मैंने आपसे कहा कि कोल्ड वॉर के पीरियड में अमेरिका और रशिया के बीच में बहुत ज़्यादा राइवलरी थी। इतनी ज़्यादा राइवलरी थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को लेकर हमेशा वीटो करते रहते थे। ये कहा गया कि भैया वीटो पावर एक दूसरे पर, कहा गया अगर रिफॉर्म प्रपोजल में कि तुम्हारा नेशनल इंटरेस्ट अफेक्टेड हो तो ही तुम वीटो यूज़ करो, बात बात पे वीटो मत यूज़ करो। तीसरा, वीटो कब यूज़ करना है उस सिचुएशन को लिख दो, फॉर्मल सिचुएशन बनाओ कि किन किन सिचुएशन में वीटो यूज़ किया जा सकता है। ये नहीं कि किसी भी बात पर तुम वीटो पावर यूज़ कर रहे हो। ये रिफॉर्म है। तीसरा रिफॉर्म है वीटो से रिलेटेड, ये कहा गया कि अगर मान लिया तुमने वीटो यूज़ कर दिया है तो तुमको नेशनल सिक्योरिटी, कुछ मुद्दों पर ही तुमको वीटो यूज़ करना है। जैसे तुम्हारा नेशनल सिक्योरिटी अफेक्टेड है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल के किसी परमानेंट मेंबर का नेशनल सिक्योरिटी अफेक्टेड है तो वो वीटो पावर यूज़ कर सकता है। और फाइनली, वीटो पावर कोई मेंबर कब यूज़ कर सकता है? तो वीटो पावर कोई मेंबर अगर उसने वीटो पावर यूज़ कर दिया है तो ओवरराइडिंग वीटो पावर का भी एक प्रपोजल होना चाहिए। ओवरराइडिंग वीटो पावर क्या है? ओवरराइडिंग वीटो पावर, ओवरराइडिंग वीटो पावर का प्रपोजल ये कहता है कि अगर तुमने वीटो यूज़ कर दिया है तो तुम्हारे वीटो को यूज़ करने के बाद भी अगर ये रिफॉर्म होता है तब, अभी हुआ नहीं है, प्रपोजल है ये, अगर यूएन जनरल असेंबली के 2/3 मेंबर्स चाहें तो तुम्हारे वीटो को ओवरराइड किया जा सकता है। मतलब तुम्हारे वीटो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तुमने वीटो कर दिया है, उसके बाद भी उस वीटो को सिक्योरिटी का यूएन जनरल असेंबली के लोग वोट करके और तुम्हारे वीटो को खारिज कर सकते हैं। यह है सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड रिफॉर्म्स। क्लियर है सारे बच्चों को? चलो बच्चों, कुछ बातें लिख लो, कुछ बातें लिख लो। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, फर्स्ट रोल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, फर्स्ट रोल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, रोल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें लिखिए, UN Charter gives dominant position to Security Council. UN Charter gives dominant position to Security Council. Dominant position to Security Council. Security Council is the only body Security Council is the only body in the United Nations. Security Council is the only body in the United Nations, that has power of enforcement, that has power of enforcement, only body that has power of enforcement. Security Council has importance, is the only body that has power of enforcement. Security Council has importance in both real sense of the term, as well as in symbolic sense of the term, as well as in symbolic sense of the term. As well as in symbolic sense of the term. It is the nucleus of the world politics. It is the nucleus of the world politics and a strategic power
It is the nucleus of the world politics and it is the nucleus of the world politics. इतना ही लिखिए. It is the nucleus of the world politics. Its membership gives the recognition of. Its membership gives the recognition of great power status. Great power status. Great power status. Great power status brings. Great power status brings its own benefits. Brings its own benefits. Hence, great power status brings its own benefits. Hence, countries like India, Japan, Germany and Brazil want to be in. India, Japan, Germany and Brazil wants to be in Security Council, as permanent members, Next, functions of Security Council. Functions of Security Council. Security Council has one. Functions of Security Council. One, Security Council has power to consider. Discuss, investigate. Security Council has power to consider, discuss, investigate, and make recommendations. In case of threat to peace. Second, Security Council has power to consider, discuss, investigate, and make recommendations in case of threat to peace. दूसरा, second point में लिखिए. It has power to take any action. Necessary for facilitating. Pacific settlement of dispute. It has power to take any action necessary for facilitating Pacific settlement of dispute. तीसरा, it recommends a General Assembly about the admission of new members. Admission of new members as well as expulsion of members. Next, fourth. It recommends the person. To be appointed as Secretary General. It recommends the person to be appointed as Secretary General to General Assembly. It recommends the person to be appointed as Secretary General to General Assembly. Next,
It participates with General Assembly. It participates with General Assembly in election of judges, in election of judges too. It participates with General Assembly in election of judges too. In election of judges too. ICJ. It participates with General Assembly in election of judges too. ICJ, International Court of Justice. International Court of Justice. Next, composition. Composition. Security Council is a smaller body. Composition, Security Council is a smaller body. Is a smaller body. It consists of, Security Council is a smaller body. It consists of 15 members. It consists of 15 members. It consists of 15 members. It has two categories of members. It has two categories of members. Two categories of members. Security Council is a smaller body. It consists of 15 members. It has two categories of members. A. Permanent members. B. Permanent members. B. Non-permanent members. Next point we लिखिए. The status of permanent members. The status of permanent member comes with. The status of permanent member comes with veto power. The status of permanent member comes with veto power. There are 5 permanent members. There are 5 permanent members. 5 permanent members. The composition of 5 permanent members reflects. The composition of 5 permanent members reflects the distribution of power. The composition of 5 permanent members reflects the distribution of power which was existing at the end of World War II, which was existing at the end of World War II. It is still continuing. It is still continuing after more than 75 years. After more than 75 years. Next point we लिखें non-permanent members. Non-permanent members. Originally there were only 6 non-permanent members. Originally there were only 6 non-permanent members. In 1965, the number of non-permanent members were raised to 10. In 1965, the number of non-permanent members were raised to 10. They are elected for a period of
were raised to 10. They are elected for a period of 2 years. 2 years by General Assembly. They are elected for a period of 2 years by General Assembly. By General Assembly. They do not have veto power. They do not have veto power. And they are not eligible for. They do not have veto power. Veto power इतना ही लिखो. They do not have veto power. Full stop. Next point पे लिखिए. Procedures in Security Council. Procedures in Security Council. There are two types of procedures. There are two types of procedures. One बोर्ड पर लिखा हुआ है substantive procedures. One substantive procedures. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा. Real or enforceable. There are two types of procedures. One substantive, real or enforceable. ब्रैकेट में लिखिएगा. दूसरा procedural. Procedural में लिखिए. First procedural. Approval of any 9 members. Approval of any 9 members is needed. Approval of any 9 members is needed. दूसरा substantive. P5 should agree on. P5 should agree on 4 non-permanent members. P5 should agree on 4 non-permanent members. Next point पे लिखिए. P5 should agree plus 4 non-permanent members. Next, context of veto emerges. Context of veto emerges in substantive matters. Context of veto emerges in substantive matters. In substantive matters. Concurrence of P5 is necessary. Concurrence of P5. Concurrence मतलब agree, consensus. Concurrence of P5 if is necessary. Concurrence of P5 is necessary. Necessary in case of substantive matters. Concurrence of P5 is necessary in case of substantive matters. If any member of P5 does not want, then the decision cannot be taken. And the resolution will be blocked. If any member of P5 does not want, then the decision cannot be taken and the resolution will be blocked. Next, note देकर लिखिए. Note, whether issue is substantive or procedural. Whether issue is substantive or procedural. Is to be decided by similar procedure. Whether issue is substantive or procedural is to be decided by similar procedure needed for
similar procedure needed for substantive issue. Procedure needed for substantive issue, that is P5, that is P5 plus 4 non-permanent members, P5 plus 4 non-permanent members plus 4 non-permanent members. Concept of veto ensures that UN cannot take any action UN cannot take any action against P5. Cannot take any action against P5. नेक्स्ट, रिफॉर्म रिलेटेड इशू मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया. दूसरा, रिफॉर्म प्रपोजल्स क्या क्या है वो थोड़ा समझते हैं. रिफॉर्म प्रपोजल है और रिफॉर्म रिलेटेड इश्यूज ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया. सेकेंड, प्रपोजल फॉर रिफॉर्म्स क्या क्या है. प्रपोजल फॉर रिफॉर्म्स अगर हम देखें तो 2 प्रपोजल फॉर रिफॉर्म मेनली है. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है पॉलिटिकल साइंस में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. 2020 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था. रिफॉर्म रिलेटेड प्रपोजल्स, रिफॉर्म रिलेटेड पहला रिफॉर्म रिलेटेड प्रपोजल में G4 प्रपोजल. क्या है G4 प्रपोजल? रिफॉर्म प्रपोजल क्या क्या है? रिफॉर्म प्रपोजल है पहला G4. ध्यान से सुनो. G4 प्रपोजल और दूसरा कॉफी क्लब प्रपोजल. ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कॉफी क्लब वाला. क्लब प्रपोजल. G4 प्रपोजल, इसमें कौन कौन है? 2005 में ये एग्जिस्टेंस में आया था. इसमें इंडिया है, ब्राजील है, जापान है और जर्मनी है. इनका ऐसा कहना है कि इन चारों कंट्रीज को मेंबरशिप दी जानी चाहिए क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के एग्जिस्टेंस में आए हुए 75 इयर्स हो गए हैं और इन चारों कंट्रीज का पावर क्रेडेंशियल्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. और अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको परमानेंट मेंबरशिप नहीं दी जाती है तो दैट विल पुट अ सीरियस क्वेश्चन मार्क over the relevance of UN Security Council itself. इनका कहना है कि UN Security Council के रेलेवेंस पर ही क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हो जाएगा. मतलब बेसिकली इसके रेलेवेंस पर ही क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हो जाएगा अगर इंडिया, ब्राजील, जापान और जर्मनी इन चारों ही कंट्रीज को मेंबरशिप नहीं दी जाती है सिक्योरिटी काउंसिल की, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में लैटिन अमेरिका और अफ्रीका का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है. एशिया इज अंडर रिप्रेजेंटेड. यूरोप में जर्मनी को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस को रिप्रेजेंटेशन है. तो ये सिक्योरिटी काउंसिल को एक ऐसी बॉडी बनाता है कि जिसमें वर्ल्ड के मैक्सिमम कॉन्टिनेंट से लोगों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है हिंदुस्तान के अलावा. समझो मेरी बात, उसमें कोई है ही नहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का रिप्रेजेंटेटिव आज के डेट में, क्योंकि चाइना आज के डेट में गरीब कंट्री तो है नहीं. इसीलिए यह जरूरी है कि सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म हो.
अदरवाइज सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगना, उसके रिलेवेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाएगा। कॉफी क्लब में कौन लोग हैं? कॉफी क्लब में इसको यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस भी कहते हैं, इस ग्रुपिंग को यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस भी कहते हैं। क्या है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस? तो जो कॉफी क्लब के मेंबर हैं वो कॉफी क्लब में रीजनल राइवल्स है G4 कंट्रीज के। दीज कंट्रीज आर रीजनल राइवल्स ऑफ G4 कंट्रीज। ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज के रीजनल राइवल्स हैं ये कंट्रीज। पहला पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इनका यह कहना है कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। देयर इज नो नीड ऑफ रिफॉर्म इन परमानेंट कैटेगरी। क्यों परमानेंट कैटेगरी में रिफॉर्म नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए परमानेंट मेंबरशिप कैटेगरी में कि इनका ये कहना है कि परमानेंट मेंबरशिप कैटेगरी में देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर तुम रिफॉर्म कर दोगे तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाएगा। दैट इज व्हाई इन परमानेंट मेंबरशिप कैटेगरी देयर इज नो नीड टू गो फॉर रिफॉर्म्स। अगर तुमने रिफॉर्म करना है तो तुम रिफॉर्म नॉन परमानेंट मेंबरशिप कैटेगरी में करो। रिफॉर्म्स अगर तुमने करना ही है तो तुम रिफॉर्म नॉन परमानेंट मेंबरशिप कैटेगरी में करो, ना कि परमानेंट मेंबरशिप कैटेगरी में करो, क्योंकि परमानेंट मेंबरशिप कैटेगरी में फिर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर बहुत सारी मेंबर कंट्रीज होंगी तो। बेसिकली इनका पर्पस ये है कि इनकी अपनी कोई औकात है नहीं, ये खुद नहीं बन सकते हैं कभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर। तो ये रीजनल राइवल्स हैं, ये चाहते हैं कि हम तो डूबे ही, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये तो खुद बन नहीं सकते हैं, इनका क्रेडेंशियल ऐसा है नहीं, तो ये चाहते हैं बाकी लोग भी ना बन पाए। तो इसमें कौन कौन कंट्रीज है? इसमें इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान है, इसमें जापान के अगेंस्ट साउथ कोरिया है, इसमें ब्राजील के अगेंस्ट अर्जेंटीना और मेक्सिको है। अर्जेंटीना और मेक्सिको है, जापान के अगेंस्ट साउथ कोरिया और इंडोनेशिया है, और जर्मनी के अगेंस्ट इटली है। ये कंट्रीज अगर आप राइट हैंड साइड वाली कंट्रीज को देखेंगे तो इनकी हैसियत इतनी है नहीं कि ये खुद से सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन सके। तो इन्होंने खूब ग्रुपिंग बनाया है, 20-30 कंट्रीज की एक ग्रुपिंग हो गई है आज के डेट में, और ये लगातार चिल्लाते हुए कहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। अभी 2-3 महीने पुरानी बात है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म से रिलेटेड न्यूयॉर्क सिटी में मीट हुआ था यूएन हेडक्वार्टर में, जिसमें मीट में यही पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि नहीं इसकी जरूरत ही नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल के मीट की। जो कॉफी क्लब के मेंबर थे उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल में अगर तुम मेंबरशिप कर दोगे तो दूसरी डिफिकल्टी सिक्योरिटी काउंसिल में खड़ी हो जाएगी, डिसीजन ही नहीं लिया जाएगा। यह रिफॉर्म प्रपोजल है। क्वालिफिकेशन क्या है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने का? देखो एज सच कोई क्वालिफिकेशन यूएन ने नहीं दिया। अभी थोड़ी देर पहले किसी बच्चे ने पूछा था कि सर क्या क्वालिफिकेशन है मेंबर बनने का। बेटा कोई क्वालिफिकेशन यूएन ने ऑफिशियली नहीं दिया है, समझ रहे हो मेरी बात? जो भी क्वालिफिकेशंस हैं दैट हैज बीन गिवन बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अनऑफिशियली। यूएस ने क्यों दिया? यूएस है, यूएस सुपर पावर है, तो अनऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उसमें कुछ क्राइटेरिया बताया है, जैसे जो भी मेंबर बनेगा फ्यूचर में उसको डेमोक्रेसी होना होगा, कंडीशन नंबर 1। दूसरा, उसका अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, गुड रिकॉर्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, गुड रिकॉर्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स उसका होना चाहिए। तीसरा, इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तीसरा, उसका बढ़िया रिकॉर्ड होना चाहिए अगर किसी नॉन प्रोलिफरेशन इन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, नॉन प्रोलिफरेशन इन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तीसरा, पॉपुलेशन, उसका ठीक ठाक पॉपुलेशन होना चाहिए। कितना होना चाहिए ये क्राइटेरिया नहीं दिया गया, लेकिन ठीक ठाक होना चाहिए। दूसरा, ज्योग्राफिकल बैलेंस, मतलब एक ही ज्योग्राफी से, एक ही कॉन्टिनेंट से बहुत सारे मेंबर कंट्रीज नहीं बनने चाहिए।
एक ही कॉन्टिनेंट से बहुत सारे मेंबर नहीं होने चाहिए, तो ज्योग्राफिकल बैलेंस भी होना चाहिए, एंड प्लस कंट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू यूनाइटेड नेशंस एक क्राइटेरिया होना चाहिए। ये नहीं कि खाली जेब पहुंच गए हैं और कह रहे हैं कि परमानेंट मेंबर बनूंगा, तो इसलिए फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी ठीक ठाक होना चाहिए। ये नहीं कि सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मांगने पहुंच गए हो, भीख में दे दो। भीख में जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है, आपको डिजर्व करना पड़ेगा, सिंपल सा रूल। फर्स्ट यू डिजर्व देन यू डिजायर। तुम्हारी औकात है तो ही तुम डिजायर करो, नहीं तो मत करो। एग्जैक्टली ये रूल यहां पर है कि तुम्हारा क्या फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है, तुम डेमोक्रेसी हो कि नहीं। ये नहीं कि रवांडा को भी मिल जाएगा और पाकिस्तान को भी मिल जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिलेगी तो हिंदुस्तान को मिलेगी, जापान को मिलेगी, जर्मनी को मिलेगी। ये डिजर्व करते हैं, ये डिजर्विंग प्लेयर हैं। ऐसे नहीं कि किसी को भी सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिल जाएगी। ये है क्वालिफिकेशन। क्लियर है ये सारा पॉइंट सबको? इंडिया की मेंबरशिप, पहली मेंबरशिप देखते हैं हिंदुस्तान की। इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है टू बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? हाँ, इंडियाज स्ट्रैटेजीज, India's strategies to become permanent member of United Nations Security Council. देखो यहां पर इंडिया में दो स्कूल ऑफ थॉट रहे हैं ट्रेडिशनली। एक स्कूल ऑफ थॉट रहा है जो ये कहता रहा है कि हमको सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप नहीं दे रहे हैं तो हम लोग नॉन कोऑपरेशन का एटीट्यूड रखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। मतलब हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर भी नहीं रखेंगे, बनेंगे। हम लोग थ्रू आउट नॉन कोऑपरेशन का एटीट्यूड रखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। समझो मेरी बात कि हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन कोऑपरेशन का बेसिकली एटीट्यूड रखेंगे। पॉइंट नंबर 1। अब यहां दो बातें हैं। पहली बात क्या है और इंटरेस्टिंग बात क्या है इस पूरे के पूरे गेम में, इस पूरे के पूरे खेल में, वो ये है कि हम लोग यहां पर नॉन कोऑपरेशन का एटीट्यूड रखेंगे और हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप हमको नहीं मिल रही है तो हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर भी नहीं बनेंगे क्योंकि हमको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल रही है। इस स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं प्रोफेसर रमेश ठाकुर। प्रोफेसर रमेश ठाकुर, इनका यह कहना है कि हमको तुम कोई बात नहीं, परमानेंट मेंबरशिप नहीं दे रहे हो, हम तुमसे दुखी हैं और इसीलिए हम नॉन परमानेंट मेंबर भी नहीं बनेंगे। इस थॉट का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? इस थॉट का कोई फायदा नहीं है। दूसरा ग्रुप है जिसको रिप्रेजेंट करने वाले स्कॉलर्स है सी राजामोहन। सी राजामोहन, इंडियन एक्सप्रेस में इनका आर्टिकल आपको बहुत दिखेगा, बहुत बड़े स्कॉलर हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। सी राजामोहन जैसे स्कॉलर का कहना है कि ये इमोशनल बातें छोड़ो कि हम मेंबर नहीं बनेंगे, हम चुप हो जाएंगे, नॉन कोऑपरेशन का एटीट्यूड रखेंगे। कहा दुनिया इससे नहीं चलती है मेरे भाई, दुनिया इस बात से नहीं चलती है कि तुम कितने इमोशनल हो। द वर्ल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड, द वर्ल्ड does not understand power of argument. The world does not understand power of arguments. The world understands arguments of power. समझ गए? World understands arguments of power. तुम्हारे आर्ग्यूमेंट की पावर कोई नहीं समझेगा। वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स आर्ग्यूमेंट ऑफ पावर। तुम्हारे पावर का बेसिकली आर्ग्यूमेंट वर्ल्ड समझता है। दैट इज हाउ द वर्ल्ड मूव्स। समझ रहे हो मेरी बात? द वर्ल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड पावर ऑफ आर्ग्यूमेंट, द वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स आर्ग्यूमेंट ऑफ पावर। तुम्हारे पावर का बेसिकली क्या आर्गुमेंट है ये वर्ल्ड समझता है। इसलिए ये सब इमोशनल बातें छोड़ो कि हम नॉन कोऑपरेशन का एटीट्यूड रखेंगे, हम नहीं बोलेंगे। तुमको क्या करना है?
सी राजामोहन ने कहा इंडिया नीड्स टू ऑगमेंट इट्स पावर, अपनी ताकत बढ़ाओ, ताकत। इंडिया नीड्स टू ऑगमेंट इट्स पावर, मतलब इंडिया शुड ट्राई टू बिकम इकोनॉमिक सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर, टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर। और उसके बाद भी अगर तुमको मेंबरशिप नहीं मिलती है तो फिर यूएन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा ना। कहा ताकत बढ़ाओ, ताकत, और साइमल्टेनियसली काम करते रहो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप के लिए, लेकिन उसी पर फोकस ना रहो। और ये सब एटीट्यूड मत करो कि हम चुप हो जाएंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अरे तुमसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्ल्ड ऐसी ही है, समझो मेरी बात। लोग चले जाते हैं, उनके बच्चे भी 15 दिन में उनको भूल जाते हैं, 13 दिन भी खत्म नहीं होता है लोगों के डेथ के बाद श्राद्ध का, और उनके बच्चे भी भूल जाते हैं माँ बाप को, समझ रहे हो। तो वर्ल्ड तुम्हारे चुप होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है, तुम्हारे नॉन कोऑपरेशन के एटीट्यूड से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। यू नीड टू ऑगमेंट योर पावर्स, you need to increase your power. India needs to become an economic powerhouse. India needs to become a technological powerhouse. India needs to become a military powerhouse. जब इंडिया मिलिट्री पावर हाउस, इकोनॉमिक पावर हाउस और टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली हिंदुस्तान की मेंबरशिप सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे। हिंदुस्तान को उसके बाद अगर मेंबरशिप नहीं मिलेगा तो यूएन के रेलेवेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यूएनएससी के रेलेवेंस के ऊपर। ये तुम सोचो, अगर $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए हिंदुस्तान और उसके बाद भी तुम हिंदुस्तान को अगर मेंबरशिप नहीं दे रहे हो तो यूएन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए इसका कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट वी नीड टू इंक्रीज आवर पावर। व्हाई? बिकॉज the world does not understand power of arguments, the world understands arguments of power. सारे बच्चों क्लियर है? चलो बच्चों, तो ये हो गया तुम्हारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल खत्म।